सीखने को मिलेंगी। तो अपनी क्लासेस को बच्चे मिस मत करना, ठीक है। तो चलते हैं जी आज के सेशन की तरफ विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो हमने कल के लेक्चर में इसके डिफरेंस के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में आपके पास क्या डिफरेंस होता है। तो आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, आज के सेशन में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन को प्रूव करेंगे, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर। इस इक्वेशन को आज के सेशन में हम लोग प्रूव करेंगे क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन और ये इक्वेशन आप लोगों से बोर्ड के एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो आप लोगों ने इस इक्वेशन को ध्यान से देखना है कि ये आपके पास इक्वेशन किस तरह से आएगी, किस तरह से आपके पास प्रूव आएगा, इसको हम लोग देखेंगे ध्यान से, ठीक है। नेगेटिव साइन भी आएगा लेकिन चलो वो बात की बात है, ठीक है। चलते हैं जी आज के सेशन की तरफ। फेरी क्वीन, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी कितनी आइडिया मौजूद है यहाँ पर? मेरे ख्याल से 10-12 आइडिया तो हैं तुम्हारे पास। अच्छा जी, तो सवाल हमारे पास कैसे बन के आता है जी? पहले हम सवाल को देखते हैं। बोर्ड के एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन बन के आता है। क्वेश्चन आपके पास क्या होता है, प्रूव दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर। कि आपने प्रूव करना होता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। तो सबसे ये आपने इसको प्रूव करना होता है, ठीक है। अब आप लोग बोर्ड के एग्जाम में लिखोगे कैसे, इसको जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले आप हेडिंग दोगे पोटेंशियल एनर्जी की। आपने हेडिंग दी सबसे पहले किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की आप लोग हेडिंग दोगे, ठीक है। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की आप लोग हेडिंग दोगे और पहला पॉइंट आपके पास आ जाएगा डेफिनेशन का। पहला पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा, डेफिनेशन का। अब डेफिनेशन आपके पास क्या होगा, हाँ जी, ये फाइनल इक्वेशन है। सबसे पहले आपके पास आ जाएगी डेफिनेशन, तो हम लोग सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करेंगे। और डेफिनेशन आपके पास क्या है जी, एनर्जी required to move the charge from one place to another place inside the electric field is called electric potential energy. ठीक हो गया। तो ये आपके पास डेफिनेशन आ जाएगी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। फिर से डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द चार्ज from one place to another place inside the electric field is called electric potential energy। तो ये आपके पास डेफिनेशन आ जाएगी हेडिंग नंबर 1। अगेंस्ट वो खैर वो बात की बात है, आपको समझ आ जाएगी, आहिस्ता समझ आएगी। पहले जो लिखवा रहा हूं सिर्फ उसको लिखो, ठीक है। अच्छा जी, अब दूसरी हेडिंग आपके पास क्या आ जाएगी, मैथमेटिकली। दूसरी हेडिंग आपके पास क्या आ जाएगी, मैथमेटिकली। तो दूसरी हेडिंग आपके पास आ गई मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली आपके पास क्या होगा, तो मैथमेटिकली आपके पास इक्वेशन होगी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर।
पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर। तो ये मेरे पास मैथमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब तीसरी हेडिंग आपके पास क्या होगी? तीसरी हेडिंग आपके पास होगी जी किस चीज की? टर्मिनोलॉजीज की। तो तीसरी हेडिंग आपके पास आ गई टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी, तो तीसरी हेडिंग आपके पास आ गई टर्मिनोलॉजी की। बच्चे अपने नोट्स बनाना शुरू करो, गपशप को बंद करो, सिर्फ नोट्स के ऊपर फोकस करो। अब पीई मेरे पास क्या है जी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या है मेरे पास? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पीई मेरे पास क्या है जी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। के मेरे पास क्या है जी? कूलम्बिक कांस्टेंट। कूलम्बिक कूलम्बिक कांस्टेंट। क्यू मेरे पास क्या है जी? क्यू है मेरे पास सोर्स चार्ज। मेरे पास क्या आ गया? सोर्स चार्ज। और आर मेरे पास क्या होगा? आर मेरे पास क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड टेस्ट चार्ज। सोर्स एंड टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज, ठीक हो गया। जरा ध्यान से देखना। पीई मेरे पास क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। के मेरे पास आ जाएगा कूलम्बिक कांस्टेंट। क्यू मेरे पास आ जाएगा सोर्स चार्ज। और आर मेरे पास क्या आ जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड टेस्ट चार्ज। तो ये मेरे पास हेडिंग नंबर 3 जो कि टर्मिनोलॉजी है वो आपके पास आ जाएगी। अच्छा जी, अब चौथी हेडिंग आपके पास क्या होगी? यूनिट की। चौथी हेडिंग आपके पास क्या आ जाएगी? यूनिट की। तो चौथी हेडिंग आपने दे दी किस चीज की? यूनिट की। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट आपके पास क्या होगी? ऑब्वियसली ये एनर्जी है, तो इसकी मेरे पास यूनिट आ जाएगी जाउल। जाउल। और दूसरी आपके पास आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वोल्ट नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये आपके पास यूनिट आ जाएगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की आपके पास ये यूनिट आ जाएगी। जाउल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास, ये मेरे पास यूनिट आ जाएगी। अच्छा जी, अब पांचवी हेडिंग आपके पास क्या आ जाएगी? पांचवी हेडिंग आपके पास आ जाएगी डायग्राम की। किसकी हेडिंग आएगी? डायग्राम की। तो पांचवी हेडिंग आपने दे दी किस चीज की? डायग्राम की। और छठवीं हेडिंग आपके पास एक्सप्लेनेशन की है। तो ये मेरे पास आ गई डायग्राम। और छठवीं हेडिंग मेरे पास किस चीज की आ गई? एक्सप्लेनेशन की। इस पॉइंट को जरा ध्यान से देखना क्योंकि असल टॉपिक आपके पास ये है, डायग्राम और एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो पहले हम लोग डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। अच्छा जी, तो क्या हुआ जी? पहला पॉइंट हमारे पास क्या हुआ जी कि हमने एक सोर्स चार्ज लिया जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास बाहर की तरफ मूव कर रही थी। हमने एक सोर्स चार्ज लिया जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास बाहर की तरफ मूव कर रही थी। तो पहला पॉइंट क्या होगा? पहला पॉइंट क्या होगा? कंसीडर वी टेक अ सोर्स चार्ज। तो पहला पॉइंट क्या होगा? सोर्स चार्ज, electric field is outward direction. Electric field E is outward direction. Outward direction. तो ये आपके पास पहला पॉइंट आ जाएगा कि आपने एक सोर्स चार्ज लिया जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास बाहर की तरफ मूव कर रही हैं। तो ये मेरे पास पहला पॉइंट आ जाएगा। गॉट इट? किसी बच्चे का कोई सवाल तो नहीं है? गुड। अच्छा जी, अब दूसरा पॉइंट हम लोग लेंगे। दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या आ जाएगा कि भाई मैंने एक टेस्ट चार्ज लिया जो कि पॉइंट ए के ऊपर रखा हुआ है। मैंने एक टेस्ट चार्ज लिया जो कि पॉइंट ए के ऊपर रखा हुआ है और पॉइंट ए के ऊपर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्ट नहीं कर रही। तो कोई किसी किस्म की कोई फोर्स भी एक्ट नहीं कर रही। आपने ध्यान से देखा कि आपने पॉइंट ए के ऊपर टेस्ट चार्ज को रखा हुआ है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास एक्ट नहीं कर रही। तो ये मेरे पास दूसरा पॉइंट आ जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा जी? नाउ वी टेक अ टेस्ट चार्ज। तो क्या होगा? टेस्ट चार्ज एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए
आपने टेस्ट चार्ज लिया कहां पर, पॉइंट ए के ऊपर, नो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी एक्टिंग एट दैट पॉइंट, नो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए, कि आपने टेस्ट चार्ज को लिया जो कि पॉइंट ए के ऊपर है, तो जो कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्ट नहीं कर रही, तो ये आपके पास पॉइंट नंबर 2 आ जाएगा। गॉट इट? ठीक हो गया। अच्छा जी, अब तीसरा पॉइंट आपके पास क्या होगा? तीसरा पॉइंट आपके पास होगा कि इस सोर्स चार्ज से टेस्ट चार्ज की तक आपके पास जो डिस्टेंस होगा उसको आपने आर ए का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट क्या है जी? द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स चार्ज, तीसरा पॉइंट क्या है जी? डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड टेस्ट चार्ज इज आर ए, कि आपके पास सोर्स चार्ज से जो टेस्ट चार्ज तक का डिस्टेंस होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा? आर ए आ जाएगा। तो ये आपके पास तीसरा पॉइंट आ जाएगा। अच्छा जी, यहां तक बात क्लियर होगी? वेल डन जी। अब आप क्या कर रहे हो? इस टेस्ट चार्ज को मूव करवा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो आपने इस टेस्ट चार्ज को मूव करवाया अंदर की डायरेक्शन में। सपोज करो आपने यहां पर मूव करवाया, तो ये आपके पास R1 आ जाएगा। आपने आर ए से R1 की तरफ मूव करवाया, तो जहां पर आपने वर्क किया आपने WA1। यानी जब आप इस सोर्स चार्ज को या टेस्ट चार्ज को मूव करवाओगे आर ए से R1 की तरफ, तो आपको कुछ काम करना पड़ेगा। तो जो आपने काम किया उसको आपने क्या नाम दे दिया? WA1 का। सिमिलरली जब आप इसी टेस्ट चार्ज को मूव करवाओगे R1 से R2 की तरफ, तो आपको कुछ काम करना पड़ेगा, और वो काम मेरे पास क्या होगा? W12। सिमिलरली जब आप इस टेस्ट चार्ज को मूव करवाओगे R2 से R3 की तरफ, तो आपको फिर दोबारा से काम करना पड़ेगा, और वो आपके पास क्या होगा? W23, अप टू सो ऑन। और जब आप इस टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट बी के ऊपर लेकर आओगे, तो यहां पर भी आपको काम करना पड़ेगा, और वो काम आपके पास क्या होगा? WB आ जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को जरा ध्यान से देखना कि जब आपने इस टेस्ट चार्ज को मूव करवाया फ्रॉम पॉइंट ए से R1 की तरफ, तो आपने काम किया, और वो काम आपके पास क्या है जी? WA1। जब आपने इसी टेस्ट चार्ज को मूव करवाया R1 से R2 की तरफ, तो वो काम आपके पास क्या होगा? W12। जब आपने इस टेस्ट चार्ज को R2 से R3 की तरफ मूव करवाया, तो आपने काम किया, और वो काम आपके पास क्या होगा? W23, और एंड तक आपके पास काम WB हो जाएगा। तो चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा? चौथा पॉइंट आपके पास क्या होगा? जरा ध्यान से देखना इस पॉइंट को। When the test charge move, test charge move A to 1, जब आपके पास टेस्ट चार्ज मूव हुआ A से 1 की तरफ, सो क्या होगा? वर्क हैव बीन डन, वर्क WA1 हैव बीन डन। तो WA1 आपने काम किया। ठीक है, सिमिलरली W23 have done, या सॉरी 12, W12 have done to move the test charge, from R1 to R2 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। आपने टेस्ट चार्ज को मूव करवाया A से 1 की तरफ, तो आपके पास जो वर्क हुआ वो मेरे पास क्या हुआ? WA1। सिमिलरली जब आपने इस टेस्ट चार्ज को मूव करवाया 1 से 2 की तरफ, तो आपने वर्क किया W212।
और आपने टेस्ट चार्ज को मूव करवाया 2 से 3 की तरफ, तो वर्क आपके पास क्या होगा, W2 3 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो इस पॉइंट्स को जरा गौर से देखो। टेस्ट चार्ज मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू 1, WA1 हैव बीन डन। सिमिलरली W12 have done to move the test charge from R1 to R2 and up to so on। ठीक है, तो ये आपके पास पॉइंट नंबर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चौथा पॉइंट आपके पास आ जाएगा। पॉइंट नंबर 4 समझ नहीं आया, फिर से रिपीट करते हैं। और गरीब लोगों जरा ध्यान से देखो, आपने इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से R1 की तरफ मूव किया, पॉइंट ए से R1 की तरफ मूव किया, तो आपको काम करना पड़ा, और वो काम मेरे पास क्या है जी, WA1। गॉट इट। फिर आपने इस टेस्ट चार्ज को R1 से R2 की तरफ मूव किया और आपको काम करना पड़ा, और वो काम मेरे पास क्या है जी, W12। फिर इस टेस्ट चार्ज को R2 से R3 की तरफ मूव करना पड़ा, और आपके पास जो काम है वो मेरे पास क्या है जी, W23। इसी चीज को आपने बच्चे, ये बाद में सवाल पूछना है, थोड़ा वेट करो, पहले इस चीज को जरा गौर से देखो। इसी चीज को आपने लिखना है जी, टेस्ट चार्ज मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू 1, वर्क WA1 हैव बीन डन। सिमिलरली W12 have been done to move the test charge from R1 to R2. W23 have been done to move the test charge from R2 to R3 and up to so on। ठीक है, तो ये मेरे पास वर्क आ जाएगा, ये मेरे पास पॉइंट नंबर 4 आ जाएगा। अच्छा, अब पॉइंट नंबर 5 आपके पास क्या होगा? पॉइंट नंबर 5 बिल्कुल आसान सा है जी। तो energy required to move the test charge, the energy required to move the test charge inside the electric field is called electric potential energy। जाहिर सी बात है, जो आपने वर्क किया इस टेस्ट चार्ज को मूव करवाने के लिए, उसको आपके लिए एनर्जी चाहिए होगी। तो पॉइंट नंबर 5 क्या होगा? एनर्जी required to move the test charge, to move test charge from A to B is electric potential energy, electric potential energy। तो पॉइंट नंबर 5 क्या होगा? एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। गॉट इट। अब इस सब को, एक्सप्लेनेशन को और डायग्राम को एक दफा फिर से देखते हैं भाई। एक्सप्लेनेशन को और डायग्राम को एक दफा फिर से देखते हैं। पहला पॉइंट आपके पास क्या है जी? आपने एक सोर्स चार्ज लिया, पॉजिटिव सोर्स चार्ज लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास बाहर की तरफ मूव कर रही है। तो पहला पॉइंट क्या होगा? सोर्स चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड डायरेक्शन, पहला पॉइंट आ जाएगा। दूसरा पॉइंट, आपने एक टेस्ट चार्ज लिया जो कि पॉइंट ए के ऊपर है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास एक्ट नहीं कर रही। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा? टेस्ट चार्ज एट पॉइंट ए, नो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट एट पॉइंट ए। आपने टेस्ट चार्ज लिया जो कि पॉइंट ए के ऊपर लिया, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास एक्ट नहीं कर रही थी। तीसरा पॉइंट, आपके पास सोर्स चार्ज से टेस्ट चार्ज तक का जो डिस्टेंस होगा उसको आपने आर ए का नाम दिया हुआ। तीसरा पॉइंट क्या आ जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड टेस्ट चार्ज इज आर ए आ जाएगा, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट जरा ध्यान से देखना, आपने इस टेस्ट चार्ज को ए से R1 की तरफ मूव किया, तो आपने वर्क क्या किया? WA1। फिर आपने R1 से R2 की तरफ मूव किया, तो वर्क आपके पास क्या हो गया? W12। R2 से R3 की तरफ मूव किया, तो वर्क क्या हो गया? W23। तो पॉइंट नंबर 4 क्या हो जाएगा? टेस्ट चार्ज मूव फ्रॉम पॉइंट A to 1, WA1 हैव बीन डन। सिमिलरली टेस्ट चार्ज मूव फ्रॉम 1 to 2, W12 हैव बीन डन। टेस्ट चार्ज मूव from 2 to 3, W23 have been done and up to so on। ठीक है, चौथा पॉइंट आ जाएगा। और पांचवा पॉइंट आपके पास क्या होगा? एनर्जी रिक्वायर्ड
जो एनर्जी आपको चाहिए होगी टू मूव द टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वो वाली एनर्जी जो कि आपको चाहिए होगी इस टेस्ट चार्ज को मूव करवाने के लिए ए से बी की तरफ, वो एनर्जी मेरे पास क्या होगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। गॉट इट? तो ये आपके पास पूरा का पूरा टॉपिक आ जाएगा। अब इसके बाद सातवीं हेडिंग आपने देनी है बच्चे प्रूफ की। किसकी हेडिंग देनी है आपने? प्रूफ की हेडिंग देनी है। तो सातवीं हेडिंग आपके पास क्या आ गई? प्रूफ। तो हम लोग चलते हैं आगे। तो सातवीं हेडिंग आपके पास आ गई, अल्लाह बख्शे, किस चीज़ की? प्रूफ की हेडिंग आ गई। तो सातवीं हेडिंग किस चीज़ की आ गई? प्रूफ की। अब प्रूफ आपके पास क्या होगा? तो टोटल वर्क डन आपके पास किसकी इक्वल होगा? W टोटल इज इक्वल टू WA1 प्लस W12 प्लस W23 प्लस अप टू WB तक आ जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क डन किसकी इक्वल होगा? WA1 प्लस W12 प्लस W23 अप टू WB तक आपके पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। अच्छा जी, अब आपको शायद आपने ये पढ़ा था और टोटल वर्क डन आपके पास किसकी इक्वल आ गया? W टोटल इज इक्वल टू WA1 किसकी इक्वल है? F इंटू डेल्टा RA1 प्लस F इंटू डेल्टा R12 प्लस F इंटू डेल्टा R23 प्लस अप टू F इंटू डेल्टा RB आ जाएगा। गॉट इट? तो ये मेरे पास टोटल वर्क डन इक्वल आ जाएगा। गॉट इट? अच्छा जी, अब टोटल वर्क डन को हम दोबारा से लिखते हैं। W टोटल इज इक्वल टू F डेल्टा RA1 किसकी इक्वल होगा? RA माइनस R1 के प्लस F डेल्टा R12 किसकी इक्वल होगा? R1 माइनस R2 के प्लस F अपनी जगह पर डेल्टा R23 किसकी इक्वल होगा? R2 माइनस R3 प्लस अप टू F इंटू RB आ जाएगा। गॉट इट? तो ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा। अब मुझे बताओ, क्या आपके पास यहां पर कोई चीज कॉमन निकल रही है क्या? कोई चीज कॉमन निकल रही है क्या? ऑब्वियसली निकल रही है, और वो मेरे पास क्या है जी? फोर्स। तो यहां से आप लोग फोर्स को कॉमन निकाल लो। तो W टोटल इज इक्वल टू F, अंदर क्या रह जाएगा? RA माइनस R1 प्लस R1 माइनस R2 प्लस R2 माइनस R3 प्लस अप टू प्लस RB आ जाएगा। यहां तक आ जाएगा। सर एक लफ्ज भी समझ नहीं आई, क्योंकि तुम जो है वो गप्पे लगा रही थी, तो तुम्हें कैसे समझ आएगी? अच्छा जी, अब मुझे बताओ, आपके पास कोई चीज कैंसल आउट हो रही है? एग्जैक्टली कैंसल आउट हो रही है। R1 आपके पास कैंसिल हो रहा है, R2 आपके पास कैंसिल हो रहा है। तो जो जो चीज़ें आपके पास कैंसिल आउट हो रही हैं, तो इसको आप लोग कैंसिल कर लो। ठीक है, तो पीछे आपके पास क्या रह जाएगा? W टोटल इज इक्वल टू F, अंदर क्या रह गया? RA माइनस RB रह जाएगा। ठीक है, तो RA माइनस RB आपके पास ये रह जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनल इक्वेशन आपके पास आ गई। यहां तक अगर आपने काम कर लिया तो समझो आपका काम कंप्लीट हो गया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, वो R3 आगे कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि काफ़ी लंबी टर्म्स है ना। तो R3 आपके पास ये डॉटेड डॉटेड निशान लगाया है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास आगे बहुत सी टर्म्स आएंगी तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो सिर्फ दो टर्म्स आपके पास रह जाएंगी, RA और RB आपके पास रह जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं जी, अब हम आगे चलते हैं।
अभी तक जो हमने इक्वेशन निकाली वो मेरे पास क्या थी, डब्ल्यू टोटल किसके इक्वल है, एफ इंटू आर ए माइनस आर बी के आपके पास इक्वल है। अच्छा जी, राहत मुझे जरा बताओ, ये जो एफ है ये मेरे पास कौन सी फोर्स है, ये जो फोर्स लिखी हुई है एफ, ये मेरे पास कौन सी फोर्स है, फोर्स बताओ, फोर्स। नहीं नहीं, तुमसे नहीं पूछा, राहत से पूछा हुआ है। ये मुझे पक्का यकीन है कि ये किसी और का नाम लेगी, तो इसी वजह से मैंने इससे पूछा। सर वो 10 करोड़ वाला छोड़ो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो बस, ये हर वक्त जो है वो पैसों की बातें करती रहती है, गरीब लोग। तो फोर्स आपके पास किसकी इक्वल होती है, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर होता है। तो क्या मैं आर के स्क्वायर को आर इंटू आर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, मेरा मार्कर मेरी मर्जी। तो पहले को मैं लिख लूंगा आर ए और दूसरे को लिख लूंगा मैं आर बी लिख लूंगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आर स्क्वायर मेरे पास आर इंटू आर। सर आपको रात ने नहीं, मैंने कहा था कि मुझे समझ आई प्रूफ की और आप बताएं, बातें सुना दी। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है, हाँ हाँ ठीक है। तो चलते हैं अभी फोर्स की इक्वेशन उठा के पुट करते हैं। खैर प्रूफ दोबारा देख लेंगे, फिक्र ना करो, अभी मैं इधर ही हूँ, अभी हम जिंदा हैं, थोड़ा सब्र करो। तो डब्ल्यू टोटल किसकी इक्वल हो जाएगा, डब्ल्यू टोटल इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर ए आर बी, और अंदर क्या रह जाएगा, आर ए माइनस आर बी रह जाएगा, इस तरह से रह जाएगा। गॉट इट। अच्छा जी, अब मैं जरा थोड़ा सा एक मैथमेटिकल स्टेप्स करूंगा, थोड़ा सा एलसीएम लूंगा, जरा इसको ध्यान से देखना। क्या मैं इस टर्म को उठा के लिख सकता हूं इस तरह से, आर ए माइनस आर बी डिवाइडेड बाय आर ए आर बी, क्या मैं इसको उठा के इस तरह से लिख सकता हूं, आर ए डिवाइडेड बाय आर ए आर बी माइनस आर बी डिवाइडेड बाय आर ए आर बी। क्या मैं लिख सकता हूं, ऑब्वियसली लिख सकता हूं। तो भाई मेरे पास आर ए से कैंसिल, आर बी से कैंसिल, तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय आर बी माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर ए आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरे पास जो टर्म लिखी हुई है आर ए आर बी डिवाइडेड बाय आर ए आर बी, तो इसकी जगह पर मैंने उठा के लिख लिया डब्ल्यू टोटल इज इक्वल टू के Q1 Q2, और अंदर क्या रह जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय आर बी माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर ए रह जाएगा, ठीक हो गया। तो ये वाली टर्म मेरे पास आ जाएगी। गॉट इट। अच्छा जी, अब यहां पर मैं एक छोटा सा एक और स्टेप करने वाला हूं, और वो स्टेप मैंने ये किया कि इफ आर ए इज इक्वल टू इंफिनिटी, अगर आपके पास आर ए इंफिनिटी के इक्वल होगा, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी डब्ल्यू टोटल इज इक्वल टू के Q1 Q2, अंदर क्या रह जाएगा, अंदर मेरे पास क्या रह जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय आर बी माइनस 1 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, और 1 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी मेरे पास 0 के इक्वल होता है। तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी डब्ल्यू टोटल इज इक्वल टू के Q1, बताता हूं, थोड़ा वेट करो, Q2 डिवाइडेड बाय आर बी, इसको मैंने उठाकर R लिख लिया। बताता हूं भाई, थोड़ा वेट करो, 2 मिनट वेट करो, पहले इस टॉपिक को क्लियर करो, उसके बाद मैं आपको इन्फिनिटी भी बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब आखिरी पॉइंट आपके पास क्या होगा, दिस वर्क डन विल स्टोर, दिस वर्क डन विल स्टोर
इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये वर्क मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। और इसी को हमने प्रूफ करना था। कुछ याद आया कि नहीं याद आया? पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास क्या आ जाएगी, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। तो ये मेरे पास इसका प्रूफ आ जाएगा। अब सवाल बिल्कुल वैलिड है कि सर आपने आर ए को इन्फिनिटी क्यों लिया। उसके पीछे मेन वजह ये थी कि जो आपने आर ए का पॉइंट लिया था, ज़रा ध्यान से देखना, ज़रा ध्यान से देखना, जो आपने आर ए का पॉइंट लिया था, जो वो ये पॉइंट आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बाहर था। तो बाहर का मतलब ये हुआ कि ये आपके पास काफ़ी दूर पड़ा हुआ है, जो कि इतना दूर है कि वो इनफाइनाइट के ऊपर पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्ट नहीं कर रही। तो आपने इसको कह दिया कि भाई आर ए मेरे पास बहुत दूर पड़ा हुआ है, जो कि इनफाइनाइट की तरफ है। तो इस वजह से आपने इसको इन्फिनिटी ले लिया। ठीक हो गया? अच्छा, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे लिए हम फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं, ठीक है? तुम्हें फ्लो चार्ट का वैसे भी बड़ा मजा आता है। हम तुम्हारे लिए फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं ताकि तुम खुश हो जाओ। हाँ जी। अब अगली चीज मेरे पास क्या आ जाएगी, फ्लो चार्ट। तुम्हें फ्लो चार्ट में बड़ा मजा आता है, बाकी तुम्हें किसी चीज में मजा नहीं आता। तो नेक्स्ट चीज मेरे पास क्या आ गया भाई, फ्लो चार्ट आ गया। जी जी बच्चे, एक मिनट पहले फ्लो चार्ट ड्रॉ कर लें। तो टॉपिक आपके पास कौन सा है जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं, इस टॉपिक के अंदर मुझे गारंटी से मैं कह सकता हूं सिर्फ और सिर्फ राहत के अलावा सब लोग बोर हुए होंगे, क्योंकि इसके बाद जो है वो इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स में तो राहत तो तेज़-तराज़ है, ये मैथ पढ़ती है। तो ये सिर्फ तंग नहीं हुई होगी, बाकी सारे तंग हुए होंगे, क्योंकि यहाँ पर मैथमेटिक्स थोड़ी सी ज़्यादा है। अच्छा जी, तो इसके ज़रा पॉइंट्स को देखेंगे। तो पहला पॉइंट आपके पास क्या होगा जी, डेफिनेशन। पहला पॉइंट आपके पास क्या होगा, डेफिनेशन। तो आपके पास डेफिनेशन आ जाएगी। तो डेफिनेशन आपके पास क्या होगा जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द चार्ज। एनर्जी required to move the charge, to move the charge inside electric field. Energy required to move the charge inside the electric field। हाँ एग्जैक्टली, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का जो कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, एग्जैक्टली उससे मिलता जुलता है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। दूसरा पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा, मैथमेटिकली। दूसरा पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा, मैथमेटिकली। नहीं ईमानी बच्ची, आप जो है वो पढ़ने वाली बच्ची हो, आपके लिए सिर्फ हेडिंग काफ़ी है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे नकम्मे लोग भी बैठे हुए हैं, उन लोगों के लिए मुझे इक्वेशंस लिखनी पड़ती हैं और इसके अंदर पुर करना पड़ता है। तो दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, मैथमेटिकली। क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने नोट्स वगैरह तो बनाने नहीं होते और वो सिर्फ स्क्रीन शॉट्स ले लेकर काम चलाते हैं। तो इस वजह से मुझे ये लिखना पड़ता है उन लोगों के लिए। अब मैथमेटिकली आपके पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। तो ये आपके पास दूसरा पॉइंट आ जाएगा। तीसरा पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा, तीसरा पॉइंट आपके पास क्या होगा जी, वो आपके पास आ जाएगा जी यूनिट, कि आपके पास इसकी यूनिट क्या है। तो यूनिट आपके पास क्या होगी, जाउल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जाउल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चौथा पॉइंट आपके पास क्या होगा जी, चौथा पॉइंट आपके पास क्या होगा, डायग्राम। तो आप लोग इसकी डायग्राम ड्रॉ कर लो। तो ये आपके पास आ जाएगी इसकी डायग्राम। अब डायग्राम आपके पास क्या होगी,
ज़रा ध्यान से देखना कि भाई आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ मूव कर रही हैं कुछ इस तरह से, और आप क्या कर रहे हो, किसी टेस्ट चार्ज को मूव करवा रहे हो फ्रॉम पॉइंट आर ए टू पॉइंट आर बी की तरफ, और आपने किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव करवाया फ्रॉम पॉइंट आर ए टू आर बी की तरफ। ठीक है, तो ये आपके पास डायग्राम आ जाएगी, और ऑब्वियसली आखिरी पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा, प्रूफ का। तो प्रूव आपके पास क्या होगा, आपने इसको छोटा छोटा करके लिखना है। तो पांचवी हेडिंग आपके पास आ जाएगी प्रूफ की। अब प्रूव आपके पास क्या होगा जी, जरा ध्यान से देखना, W टोटल इज इक्वल टू WA1 प्लस WA2। तो W टोटल इज इक्वल टू F इंटू डेल्टा R। तो ये आपके पास बन जाएगा W टोटल इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। तो ये आपके पास इसका प्रूव आ जाएगा। 4 लाइनों में आपके पास प्रूव आ गया। तो ये आपका टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया। तो किसी बच्चे का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है।